हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना, उनका ट्रेड से जो रूल है तब की जर्नी, ये हर चीज हम पढ़ेंगे। और देखो, मैं थोड़ा सा आगे चलूंगी लेकिन मैं हर एक पॉइंट समझाऊंगी, हर एक डेट को नोट करवाऊंगी, हर एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जब आप उसे चैप्टर को पढ़ो ना वीडियो देखने के बाद, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप थोड़ा अपने स्कूल से भी आगे चलेंगे। आई नो ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो इसमें ढेर सारा प्यार दिखाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चैप्टर के लिए जो सब हेडिंग है वो ये है, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। इस पूरे चैप्टर में ये पूरी जर्नी बता दी गई है कि ब्रिटिशर्स का सबसे पहले इंडिया में आना क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो ट्रेड के सिलसिले से आए थे। वो इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं आए थे कि उनको जो है रूल करना है हमारे टेरिटरी पे, हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना है। इनके माइंड में ये थॉट नहीं था। पर ये फिर रूल क्यों करने लगे उसका रीजन भी हम जानेंगे। हम मुगल एम्परर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो कौन से थे जिन्होंने, कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे दी ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया में धीरे धीरे आने के लिए, और कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बैटल ऑफ बक्सर हुआ। हम ये दोनों चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर सो देखते हैं फिर क्या है चैप्टर में। और औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल रूलर। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, जिनको सूबेदार कहा जाता था, एंड बिग जमींदार्स बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। तो क्लास 7 के एंड चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि कैसे औरंगजेब जो है वो कंसिडर्ड एज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ओके, उनके बाद जो है कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का भी एंड हो गया था। और इनके डेथ होने के बाद, जो कि 1707 में हुई, आप उसको 1707 कह सकते हो बट काइंड ऑफ 1707 कहना चाहिए इसे। तो उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद जो रीजनल किंगडम्स है उन पे किसने अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया? जमींदार और सूबेदार ने। अब देखो, जमींदार सूबेदार हमेशा एक एम्परर के नीचे काम करते थे। उनकी पावरफुल अथॉरिटी तो थी क्योंकि वो लोगों में काफी जो है प्रचलित रहते थे। उनकी एक लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस था कि भाई जमींदार है, उसका भी बहुत खौफ था लोगों के बीच में। अब ये जो सूबेदार होते थे ये तो साथ में घूमते थे ना भाई एम्परर के, तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया और वो रीजनल किंगडम एस्टैब्लिश करने लगे। औरंगजेब ने पूरे पैन इंडिया पे रूल किया था, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे फिर से जो रीजनल एरियाज होते थे वहां अपने किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए, ताकि उनको एक पर्टिकुलर रीजन पे अपना पावर गेन कर सके वो, ताकि वो अपने एक पर्टिकुलर रीजन पे अपना सत्ता बिठा सके और वहां के लोगों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो काइंड ऑफ जैसे आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि पूरे इंडिया पे जैसे अगर औरंगजेब का काइंड ऑफ बहुत मेजॉरिटी रूल था, तो उसमें से अब रीजनल किंगडम्स पे रूल होने लगा। और उस पर कौन रूल करने लगा? उस पर रूल करने लगे सूबेदार्स एंड जमींदार्स। ओके, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी का मतलब कि 1700 के सारे ईयर आ गए। अब मिडल ऑफ मतलब हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब 1750 1760 ये सारे ईयर आ गए। और जब मैं बोलूं अर्ली ऑफ 18th सेंचुरी तो इसका मतलब 1710 और 1720s के अराउंड। ठीक है, तो जब मैं 18th सेंचुरी मिड की बात कर रही हूँ तो 1750s के दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर बनने लगा था इंडिया में। अब ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, अभी हमने स्टोरी स्टार्ट भी नहीं की है। ब्रिटिशर्स का कैसे इंडिया में आने का विचार बना वो तो अर्ली 17th सेंचुरी की स्टोरी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक इंट्रोडक्शन था जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बट यहाँ पे जो डेट याद करनी है वो है 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई। और यहाँ पे by the second half of 18th century new political power was emerging in the political horizon और उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। So let's start with the chapter. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया जो है ईस्ट के डायरेक्शन में लाई करता था, इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऐसा कहा गया है कि वो ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये मत भूलो कि यूरोप के अंदर एक ही कंट्री है जो ये ब्रिटेन है, नहीं, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें से एक है ग्रेट ब्रिटेन। तो वहां से जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, मतलब वो ईस्ट की तरफ आ रहे थे। क्लियर? चलिए फिर इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East। अब यहाँ पे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब की जो क्वीन थी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे परमिशन ली थी, एक चार्टर, मतलब एक कह सकते हैं परमिशन टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो उसके आंसर में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें वो सोल राइट दे दिया था कि तुम ट्रेड कर सकते हो। सोल राइट का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी ईस्ट के साथ, मतलब इंडिया के साथ। ओके, चलो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना बोलते हो, ब्रिटिशर्स बोल देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा लगेगा अपनापन सा, मतलब रिलेटेबल लगेगा। तो ब्रिटिशर्स को सोल राइट मिल गया था चार्टर के थ्रू, किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। कब? 1600 में। कहाँ ट्रेड करने के लिए? इंडिया के साथ, जो कहाँ थी? ईस्ट में थी, मतलब ईस्ट में है। ओके, तो the royal charter however could not prevent other European powers from entering the eastern market। अब यहाँ पे why the word is said to be east and east, because as I've already discussed that for Europe our country was in the east direction, और इसी के लिए जब ये ईस्टर्न मार्केट बोले तो समझ लेना इंडियन मार्केट। ओके, तो यहाँ पे जब मैं यूरोप की बात कर रही हूँ तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज है। तो जब इन्होंने चार्टर लिया था तो उसके बाद हुआ क्या कि ये रॉयल चार्टर इनको मिल तो गया था, लेकिन ये एंड नहीं था। बहुत सी यूरोपियन पावर्स तब भी ट्रेड करने निकली थी ईस्टर्न मार्केट के साथ, क्योंकि इनको लगा इनको ये जो रॉयल चार्टर मिल गया है इनसे अब सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं, तो ये खुश हो गए थे। लेकिन इनको पता चलता है कि रॉयल चार्टर ने इनको प्रोटेक्शन नहीं दी है, इनको कोई वो सिक्योरिटी नहीं दी है कि वही ट्रेड कर सकते हैं। रॉयल चार्टर होते हुए भी वो प्रिवेंट नहीं कर सके और यूरोपियन पावर्स को, जिसमें हम देखेंगे पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ये तब तक इंडिया में धीरे धीरे अपना बेस बनाने लगे थे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड गॉट देयर बेस इन गोवा। आपने देखा होगा, अगर आप गोवा गए हो कभी तो वहाँ के म्यूजियम्स को विजिट किया होगा, आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भला ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, ब्रिटिशर्स ने एक रॉयल चार्टर अक्वायर किया था जिसमें उनको सोल राइट मिलता है कि वही ट्रेड करेंगे, लेकिन ये रॉयल चार्टर का और यूरोपियन पावर्स पे कोई असर नहीं पड़ा, वो तब तक अपना आ चुके थे। पोर्चुगीज जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो है वेस्टर्न कोस्ट पे अपना प्रेजेंस ऑलरेडी बना लिया था। वेस्टर्न कोस्ट, अब देखो इंडिया में जो वेस्ट साइड आता है, वेस्टर्न साइड जहाँ पे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सब साइड दिखता है, फिर जो गोवा आता है, तो इन्होंने ऑलरेडी वेस्टर्न कोस्ट में अपना बेस बना लिया था, मतलब गोवा में बेस बनाया था। ठीक है, तब वो नाम गोवा नहीं था, लेकिन इतना है कि वेस्टर्न कोस्ट में अपना बेस बनाया था, और आज हम जिसे गोवा कहते हैं वहां पे ऑलरेडी जो है इन्होंने अपना ट्रेडिंग, जिसे हम कहते हैं, ये मार्केटिंग के लिए आए थे ना, ताकि वो ट्रेड कर सके किसके साथ? ईस्टर्न मार्केट के साथ, वो ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और हम फिर आगे क्या देखते हैं कि बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, ठीक है, इन्होंने भी जो है 1600 में ही परमिशन ली थी, पर अर्ली 17th सेंचुरी में ऑलरेडी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन एंड सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड। इसका मतलब पोर्चुगीज भी आए और साथ साथ में अर्ली 17th सेंचुरी में जो है डच भी आए, और उन्होंने इंडियन ओशन के साइड में भी अपनी पॉसिबिलिटीज ढूंढने स्टार्ट कर दी, अपनी पॉसिबिलिटीज के सर्च में है कि क्या वो ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ। तो वो इंडियन ओशन के साइड में है, कोई वेस्टर्न कोस्ट के साइड में है, कोई इंडियन ओशन के साइड में है, और फिर धीरे धीरे फ्रेंच भी आते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो फ्रेंच ट्रेडर्स भी आए। अब यहाँ पे कहीं पे रूलर नहीं लिखा है, यहाँ पे सबने ट्रेडर, मार्केट वर्ड यूज किया, क्योंकि कभी वो इस मकसद से आए नहीं थे कि चलो भाई हमें जो है रूल करना है, तो वर्ड्स को पकड़ो। ओके, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लोग सब क्यों ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ, मतलब इंडियन ओशन के पास आ रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट के पास आ रहे हैं, और ये जो पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब क्यों आना चाहते थे? इन सब के एक ही इंटरेस्ट था, इन सब का एक ही इंटरेस्ट था, वो था टू बाय द सेम थिंग्स सच एज फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम फ्रॉम द इंडियन मार्केट। इनका यही पर्पस था कि वो ये लौंग, इलायची और ये सारी जो चीज़ें, सिल्क, कॉटन, ये सारी चीज़ें इंडिया से परचेज करें कम दाम में और अपने कंट्री में जाके जो है हाई प्राइस पे बेचे, क्योंकि इनको पता है कि उनके कंट्री में ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं करती, और जो सबसे फाइन क्वालिटी अगर कहीं ग्रो करती है ये चीज़ें तो वो थी इंडिया। और आज भी इंडिया, बिकॉज एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मैक्सिमम लोगों का प्रोफेशन है एग्रीकल्चर में,
हमारे कंट्री हमेशा से इस चीज़ में ब्लेस्ड थी कि हम लोग यहाँ ग्रो कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यही चीज़ इन कह सकते हैं वेस्टर्न ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस करी और ये इसीलिए यहाँ पे आके ट्रेड करना चाहते थे, क्योंकि इनका क्या मोटिव था कि अगर हम यहाँ आके चीज़ें जो है सस्ते में खरीदेंगे और अपने कंट्री में जाके अगर चीज़ें उसको हाई प्राइस में बेचेंगे तो इनका प्रॉफिट हुआ, बहुत सारा मुनाफा हुआ, ठीक है, क्योंकि उनके कंट्री में सारी चीज़ें उगती नहीं थी, मिलती नहीं थी, इसीलिए कंपटीशन अमंग्स द कंपनीज पुश्ड अप द प्राइजेस। अब क्योंकि इतने सारे कंपनीज का कंपटीशन था, सबको यहाँ से परचेज करना था और क्योंकि सप्लाई कम था। अब देखो यार, अब एक दिन में तो झटके से और ग्रोथ नहीं हो जाएगी ना गुड्स एंड प्रोड्यूस की। वो जो लिमिटेड चीज़ें होंगी और अगर कंपनीज आती जाएंगी खरीदने तो फिर क्या होगा, उन गुड्स की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। आज कोई चीज़ सपोज कोई भी प्रोडक्ट ले लो जो आपके आसपास मार्केट में ना ख़त्म होने को आ गया, स्टॉक मतलब उसका जो है ख़त्म होने आ गया, और अगर बहुत सारे लोग उसको खरीदने में लगे हुए लाइन में, तो हमारे पास वो चीज़ कम है तो हम उससे थोड़ी ना नॉर्मल प्राइस में बेचेंगे, हम तो उसका प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर हमारा कहाँ प्रॉफिट होगा। वो मार्केट में जो बेच रहा है, जो सेलर है, उसको अपना भी तो प्रॉफिट देखना है ना। और क्योंकि इतनी सारी कंपनीज ने यहाँ पे आके ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी थी तो कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से इन सारे गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई। और इसी की वजह से, क्योंकि इसका रीजन जान लो, सप्लाई जो है प्रोडक्ट्स का कम था और डिमांड ज्यादा थी। सप्लाई एंड डिमांड वाला लॉजिक हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू ट्रेड विथ ईस्ट, तो इसका आंसर एक ये भी है और दूसरा ये कि जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय गुड्स एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है, बिकॉज वो यही चाहते थे कि यहाँ से सस्ते में खरीदे, वहां पे ज्यादा दाम में बेचो, प्रॉफिट कमाए, और दे वांटेड टू बाय थिंग्स सच एज, जो मैंने डिस्कस की थी। अच्छा, इन सारे ट्रेडिंग कंपनीज को मर्सेंटाइल कंपनीज कहा जाता था। मर्सेंटाइल का मतलब क्या हो गया कि ये कंपनीज क्या करती थी कि दूसरे देश के साथ इस तरीके से ट्रेड करती थी कि वहां की चीजें सस्ते में लेके अपने देश में जाके उसे महंगे में बेचना। और वो उस टाइम पे, मतलब ये कुछ 17th सेंचुरी के टाइम पे ये चीज़ बहुत चल रही थी कि बहुत सारी मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज ऐसे ही मुनाफा कमा रही थी, और उनमें से ही ये कंपनीज थी जिसमें हमने पोर्चुगीज की बात करी, हमने डच की बात करी, फ्रेंच की बात करी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी। अब क्योंकि कंपटीशन ना बढ़ जाए, इसी के लिए ब्रिटिशर्स ने रॉयल चार्टर लिया था। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए ना तो आप इस चीज का आंसर इस तरीके से करना, जब क्वेश्चन आए कि व्हाई डिड दे एक्वायर्ड रॉयल चार्टर, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल द मर्सेंटाइल कंपनीज वर ट्रेडिंग विद दोज कंट्रीज where they could buy the things at cheaper price and sell at higher prices। और उस टाइम का बहुत ही कह सकते हैं सबसे मुनाफा वाला सेक्टर था कि यहाँ पे आप बहुत पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप खुद ही ये चीज़ अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कहीं से अगर कम पैसों में चीज़ें ले रहे हो और अपने कंट्री में ज़्यादा में बेच रहे हो तो जो बीच का प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ जाएगा, वो आप ही के पास आएगा, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे मैं मेजरली क्या करने का ट्राई कर रही हूँ कि कैसे हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि हाउ डिड पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर बेस फर्स्ट इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हमने ये तो कह दिया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले पोर्चुगीज ने ऑलरेडी अपना बेस एस्टैब्लिश कर लिया था गोवा में, वेस्टर्न कोस्ट में, बट ये कैसे पॉसिबल है। तो उसका एक आंसर ये है कि पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा। इन्होंने इंडिया के टूवर्ड्स जो सी रूट, लीडिंग सी रूट है ना, जहां से हम इंडिया जा सकते हैं, वो इन्होंने डिस्कवर कर लिया था ऑलरेडी। कब? 15th सेंचुरी में, एंड ऑफ 15th सेंचुरी में, जो कि है 1498। समझ रहे हो, 1498 में ही इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। और फिर बहुत टाइम के बाद, जैसे अभी मैंने क्या कहा, अर्ली 17th सेंचुरी में ये डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज और ये सब आने लगे थे ना इंडिया में, तो क्योंकि उन्होंने तो 1498 में डिस्कवर कर लिया था सी रूट, सो बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast and had established their base in Goa। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। तो जब तक इन्होंने रॉयल चार्टर लिया, अक्वायर किया, उसके बाद जब उन्होंने सोचा चलो इंडियन ओशन चलते हैं, इंडिया के पास चलते हैं ट्रेडिंग करने,
तब तक ये क्या देखते हैं कि पोर्चुगीज ऑलरेडी वहां पे अपना बेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वो इसीलिए पॉसिबल हुआ होगा क्योंकि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने डिस्कवर कर लिया था रूट। अब देखो कैसे, अब पहले तो ऐसा नहीं था ना कि टिकट टू इंडिया कर ले ताकि फ्लाइट में बैठ के सीधा लैंड कर जाए। पहले सी रूट्स ना इन एक्सप्लोरर ने कई कई सालों तक खुद सर्च किए। वो घूमते रहते थे 2-3 साल लगातार लगातार, तो जाके उनको एक रास्ता मिलता था और वो उसी रास्ते से फिर से अपनी जगह लौट जाते थे। तो क्या होता था, फिर वो अपनी मतलब जहां वो जाते थे अपने देश में, वहां जाके वो लोगों को बताते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स अपनी फर्स्ट इंग्लिश शिप के थ्रू घूम के, मतलब वो इंडियन ओशन को क्रॉस किया। पर कैसे क्रॉस किया, अपने खुद के कोस्ट ऑफ अफ्रीका से इंडियन ओशन गए थे। अब देखो यहाँ पे एक जगह है केप ऑफ गुड होप। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है, ये अफ्रीका में एक जगह है जो पहले उनकी हुआ करती थी, डच की हुआ करती थी, और ये ब्रिटिशर्स ने उनसे जीत ली थी। मतलब लड़ाई करके डच के साथ उनकी फाइट हुई थी, बैटल हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये केप ऑफ गुड होप अपने पास जो है कर लिया था क्वायर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो अफ्रीका से घूम के इंडियन ओशन से जाके उन्होंने जो है इंडिया में कदम रखे। ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक और कि हाउ डिड द ट्रेडिंग कंपनीज सिक्योर्ड देयर मार्केट, क्योंकि इतने सारी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आ गई थी और सबको जो है अपनी जगह सिक्योर करनी थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। उनको कंपटीशन कम करना था क्योंकि सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा थी, तो उसमें वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर एक कंपनी है और वो अकेली कंपनी जो है एक पर्टिकुलर जगह ट्रेड कर रही है, तो उसको तो जितनी भी चीजें चाहिए होगी वो ले जाएगी और कम दाम में ले जाएगी और वहां जाके ज्यादा दाम में बेचेगी। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आई और वो सभी को जो है गुड्स परचेज करना है और अपने कंट्री में जाके सेल करना है, बट गुड्स का जो सप्लाई है वो तो कम है ना। तो वो अपना कॉम्पिटिशन कैसे हटाते थे, तो देखिए कैसे हटाते थे। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ship, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods। वो क्या करते थे जब वो अपने कॉम्पिटिटर की शिप देखते थे या तो उसको डुबाने का ट्राई करते थे, या फिर वो क्या करते थे कि उनका रूट बंद करवा देते थे कि वो आए नहीं, इंडियन ओशन तक भी ना आए, कि वो उस जगह ही ना आए जहां पे वो सप्लाईज मिल रहे गुड्स के, तो वहीं उनका जो रास्ता रुकवा देते थे, कुछ ना कुछ तड़ंग बड़ंग अपना लगाते थे वो। ट्रेड वॉज कैरिड आउट ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो कुछ कुछ ट्रेडर्स अपने साथ आर्म्स रखते थे, मतलब वो हथियार रखते थे कि कभी जरूरत पड़ी तो हमला कर दे। और दूसरा ये होता था कि कुछ कुछ कंपनीज जो सामने से हमला नहीं कर रही बट खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्या करती थी अपने शिप के पोस्ट पे उस जगह वो एक फोर्टिफिकेशन, मतलब एक सिक्योरिटी और एक कह सकते हैं बॉर्डर टाइप सिक्योरिटी के लिए वो फोर्ट्स लगाते थे। फोर्ट्स, ठीक है, क्या लगाते थे, फोर्ट्स लगाते थे। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। मतलब कि ये पर्टिकुलरली एक कंपनी है और इसका जो है ये यहाँ का इसका सी पोस्ट है। अब ये यहाँ से होके जो है सप्लाईज लेके जाती है अपनी कंट्री के पास, तो ये यहाँ पे जो है दीवारें बड़ी 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 लगवा देते थे। आपने बाहुबली में देखा होगा ना कि कैसे वो जो है अपना साम्राज्य बचाने के लिए उन्होंने जो है इतनी बड़ी बड़ी वो लगा दी थी, बड़ी बड़ी दीवारें, नाम नहीं याद आ रहा बट फोर्ट्स, ठीक है, तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। अब यहाँ पे local rulers की एंट्री नहीं हुई थी अभी तक ये कंपनीज एक दूसरे से भिड़ी हुई थी। बट ये कहाँ भिड़ रही थी, हमारे इंडिया में आके भिड़ रही थी ना, हमारे इंडिया के ओशन के आसपास ही तो ये लोग ही कर रहे थे। तो फिर कभी कभी इनकी जो है कन्फ्लिक्ट लोकल रूलर के साथ भी हो जाती थी, क्योंकि आप एक ऐसे जगह ट्रेड कर रहे हो जहां पे अभी तक आपको किसी ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन पर आप वहां आके सेटलमेंट्स के आगे फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो लोकल रूलर्स को थोड़ा तो इंटरफेरेंस होगा ना, थोड़ा नहीं ज्यादा, क्योंकि इनको कंपनीज को बस हटाना था दूसरे कॉम्पिटिटर्स को। तो फोर्टिफिकेशन करते रहे करते रहे करते रहे और इसकी वजह से इनकी मुलाकात होती है लोकल रूलर से और झगड़ा होने लगता है। तो धीरे धीरे जो है कह सकते हैं कोल्ड वॉर और फिर सच का वॉर शुरू होने लग गया था। तो कंपनी अपने आप को रोक नहीं पाई इस चीज से, पॉलिटिक्स में घुसने से, ठीक है। सो द कंपनी देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू सेपरेट ट्रेड विद पॉलिटिक्स। अभी तक वो ट्रेड कर रही थी बट क्योंकि इनका लोकल रूलर के साथ भी जो है कंफ्लिक्ट होता था कभी कभी, तो उसके वजह से वो पॉलिटिक्स और ट्रेड को सेपरेट नहीं कर पाई। और इसी के वजह से जो है आज हम देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स ने है रूल करने के टुवर्ड्स अपना कदम कैसे रखा। आगे भी देखते क्या है।